हेलो एवरीवन, के एडुटेक में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग प्रीलिम्स एक्ट्स से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। पुनः पारयोज्य प्रक्षेपण यान रूमी 1 ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। भारत ने हाल ही में अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया, जिसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान के लिए डेटा एकत्र करना है। 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पिको सैटेलाइट ले जाने वाले इस रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करके उपकक्षीय प्रक्षेप पथ में लॉन्च किया गया। अब क्यूब सैटेलाइट और पिको सैटेलाइट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्यूब सैटेलाइट नैनो सैटेलाइट होते हैं, जिसका वजन 1 से 10 किलोग्राम के बीच होता है। पिको सैटेलाइट छोटे सैटेलाइट होते हैं, जिसका वजन 0.1 से 1 किलोग्राम तक होता है। रूमी 1 की मुख्य विशेषता क्या है? तो हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली रूमी 1 ठोस और तरल प्रणोदक दोनों को एकीकृत करता है, जिससे दक्षता बढ़ती है एवं परिचालन लागत कम होती है। एडजस्टेबल लॉन्च एंगल इंजन 0 से 120 डिग्री तक के एडजस्टेबल एंगल के साथ सटीक प्रक्षेप पथ नियंत्रण की अनुमति देता है। इलेक्ट्रिकली ट्रिगर पैराशूट सिस्टम इसमें उन्नत और पर्यावरण के अनुकूल अवरोही तंत्र है, जो रॉकेट घटकों की सुरक्षित रिकवरी सुनिश्चित करता है, जिसकी लागत, प्रभावशीलता तथा पर्यावरणीय लाभ दोनों मिलते हैं। पर्यावरण के अनुकूल यह पूरी तरह से पायरोटेक्निक्स और टीएनटी से मुक्त है, जो विस्फोटकों में प्रयोग होने वाला एक गंधहीन पीला ठोस पदार्थ है, जो स्थिरता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। नोट में क्या दिया गया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम छात्र उपग्रह प्रक्षेपण मिशन, जो वर्ष 2023 में इस मिशन को भारत के सरकारी, आदिवासी और पब्लिक स्कूलों के 2500 से अधिक छात्र शामिल थे, जिन्होंने एक ऐसे रॉकेट के डिजाइन और निर्माण में भाग लिया जो अनुसंधान प्रयोगों के लिए 150 पिको उपग्रहों को ले जा सके। अब हम लोग पुनः पारयोज्य प्रक्षेपण यान क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसका परिचय देते हैं। तो पुनः पारयोज्य प्रक्षेपण यान ऐसे अंतरिक्ष यान हैं जिन्हें कई बार प्रक्षेपित, पुनः प्राप्त और पुनः प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया गया है। इसका लाभ क्या है? तो लागत बचत होगा, अंतरिक्ष मलबे को कम करता है, लॉन्च की आवृत्ति में वृद्धि करेगा। तो लागत बचत के बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रत्येक लॉन्च के लिए एक नया रॉकेट बनाने की तुलना में 65% तक सस्ता है। अंतरिक्ष मलबे को कम करता है, अनुपयोगी रॉकेट घटकों को कम करके। लॉन्च की आवृत्ति में वृद्धि
कम समयावधि के कारण रॉकेट का उपयोग अधिक बार किया जा सकता है। अब इसमें मल्टी स्टेज रॉकेट से यह अलग है, तो इसके बारे में जानते हैं। एक सामान्य मल्टी स्टेज रॉकेट में वजन कम करने के लिए ईंधन समाप्त होने के बाद पहले चरण को त्याग दिया जाता है, जिससे शेष चरण पेलोड को कक्षा में आगे बढ़ाना जारी रख सकते हैं। हालांकि आरएलवी पहले चरण को पुनः प्राप्त और पुनः उपयोग करते हैं। ऊपरी चरणों से अलग होने के बाद पहला चरण नियंत्रित लैंडिंग के लिए इंजन या पैराशूट का उपयोग करके वापस पृथ्वी पर लैंड करता है। अब इससे जो प्रश्न बने हैं उसको देखते हैं। भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। पीएसएलवी से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी संसाधनों के मॉनिटरन उपयोगी हैं, जबकि जीएसएलवी को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। दूसरा क्या कह रहा है, तो पीएसएलवी द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में अस्थायी रूप से स्थिर रहते हैं प्रतीत होते हैं, जैसे कि पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान से देखा जाता है। तीसरा क्या कह रहा है, तो जीएसएलवी MK3 एक 4 स्टेज वाला प्रमोचन वाहन है जिसमें प्रथम और तृतीय चरणों में ठोस रॉकेट मोटरों का तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरणों में द्रव रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है। तो इनके विकल्प हैं केवल एक, बी है 2 और 3, सी है 1 और 2, डी है केवल 3। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए, केवल 1। पीएसएलवी से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी संसाधनों के मॉनिटरी उपयोगी हैं, जबकि जीएसएलवी को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। अगले फैक्ट को देखते हैं। शिक्षक दिवस 2024 में मनाया गया, चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में भारत ने 5 सितंबर 2024 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 1888 से 1975 की जयंती के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया गया। इस दिन भारत के राष्ट्रपति शिक्षकों को सम्मानित करने, समाज को सशक्त बनाने और शिक्षित करने में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में मुख्य तथ्य क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। इनका शैक्षणिक उपलब्धियां क्या है, तो इन्होंने कई प्रतिष्ठित पदों पर कार्य किया। वे वर्ष 1921 से 32 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय में
किंग जॉर्ज परचम पंचम चेयर वर्ष 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के द्वितीय कुलपति और 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चौथे कुलपति रहे। इसके अतिरिक्त वर्ष 1936 से 1952 तक वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नीति शास्त्र के प्रोफेसर थे। इनका राजनीतिक करियर, वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 62 तक और बाद में भारत के द्वितीय राष्ट्रपति वर्ष 1962 से 1967 तक बने। दार्शनिक थे। ये दार्शनिक क्षेत्र में व्यापक व्यापक रूप से उन्हें भारत और पश्चिम के बीच एक सेतु निर्माण के रूप में जाना जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म का बचाव उस अज्ञानी पश्चिम आलोचना के विरुद्ध किया जिससे वैश्विक स्तर पर धर्म की अधिक सूक्ष्म समझ स्थापित करने में मदद मिली। इनको सम्मान वर्ष 1954 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1931 में उनकी उल्लेखनीय शिक्षा के लिए उन्हें ब्रिटेन के पूर्व राजा किंग जॉर्ज परचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एनटीए के बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या कह रहा है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार स्थापना शिक्षकों के अद्वितीय योगदान का उत्सव मनाने और उन्हें सम्मानित करने के लिए की गई थी जिन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है और छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाया है। इसमें प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक रजत पदक दिया जाता है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2024 में 82 शिक्षकों का चयन एनटीए के लिए किया गया था। एनटीए के लिए शिक्षकों की पात्रता क्या है? तो मान्यता प्राप्त प्राथमिक, मध्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत स्कूल शिक्षक और स्कूल प्रमुख चयन हेतु पात्र हैं। उदाहरण: राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा संचालित स्कूल यानी कि सीबीएसई से समृद्ध स्कूल आदि इनमें आते हैं। केवल न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा वाले नियमित शिक्षक और स्कूल प्रमुख ही पात्र हैं इसके। एनटीए के लिए अयोग्यता क्या है? तो शिक्षक प्रधानाध्यापक को निजी ट्यूशन उपलब्ध कराने में शामिल नहीं होना चाहिए। संविदा शिक्षक और शिक्षा मित्र पात्र इसके नहीं हैं। शैक्षिक प्रशासक, शैक्षिक निरीक्षक और प्रशिक्षण संस्थानों के कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं। मूल्यांकन, इसका मानदंड क्या है? तो शिक्षकों का मूल्यांकन मैट्रिक्स के आधार पर किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन के लिए 2 प्रकार के मानदंड होते हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ मानदंड। इसके अंतर्गत शिक्षकों को प्रत्येक वस्तुनिष्ठ मानदंड के लिए अंक दिए जाते हैं। इसे 100 में से 10 अंक दिए जाते हैं। प्रदर्शन के आधार पर भी मानदंड दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत शिक्षकों के प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाते हैं। जैसे अधिगम के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए पहल किए गए नए प्रयोग आदि, इन मानदंडों को 100 में से 90 अंक दिए जाते हैं। अब इससे संबंधित जो प्रश्न बना है विगत वर्षों में,
आइए उसको हम लोग देखते हैं। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 2020 में प्रश्न पूछा गया है। पहला क्या कह रहा है, पाणिनि पुष्यमित्र सुग से संबंधित हैं। दूसरा, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं। तीसरा, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक और दो। ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो और तीन। ऑप्शन सी कह रहा है केवल तीन। ऑप्शन डी कह रहा है एक, दो और तीन। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी, केवल तीन। कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 2018 में पूछा गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने की आवश्यकता होगी। दूसरा भी क्या कह रहा है, तो आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उम्मीदवार को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। तीसरा क्या कह रहा है, भारत में 90% से अधिक शिक्षा संस्थान सीधे राज्य सरकारों के अधीन हैं। तो आइए इनके कथनों तो आइए अब विकल्प को देखते हैं कौन सा सही है। विकल्प एक कह रहा है एक और दो। विकल्प बी कह रहा है केवल दो। विकल्प सी कह रहा है एक और तीन। विकल्प डी कह रहा है केवल तीन। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी, केवल दो। आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उम्मीदवार को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित गांधीवादी अनुयायियों में से कौन पेशे से शिक्षक थे। यह प्रश्न 2008 में पूछा गया है। ऑप्शन ए एन सिन्हा। ऑप्शन बी ब्रज किशोर प्रसाद। ऑप्शन सी जेवी कृपलानी। ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी, जेवी कृपलानी। अब अगले हम लोग प्रीलिम्स फैक्ट को देखते हैं। क्या कह रहा है, वर्ष 1886 का उड़ीसा अकाल और रेवेसा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन। यह इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कटक में रेवेसा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करने का सुझाव दिया है क्योंकि इसका नामकरण एक ब्रिटिश अधिकारी थॉमस एडवर्ड रेवेसा के नाम पर किया गया था, जिसे वर्ष 1866 में उड़ीसा के अकाल को प्रबंधित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उसके प्रबंधन में 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1866 में उड़ीसा में आए अकाल को स्थानीय तौर पर न अंका दुर्भिक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसने तटीय उड़ीसा को तबाह कर दिया था। इतिहासकार इस अकाल के लिए धान की फसल की विफलता, चावल आयात के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला की विफलताओं को जिम्मेदार मानते हैं।
इस अकाल में उड़ीसा की लगभग एक तिहाई आबादी की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार और ईसाई मिशनरियों ने लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्ना छत्र खोले। बाद में हैजा और डायरिया से अनेक लोगों की मृत्यु हो गई। वर्ष 1868 में एक छोटे से स्कूल के रूप में स्थापित रेवेन रेवेनसा कॉलेज वर्ष 1876 में एक पुनः कॉलेज बन गया और इसका नाम बदलकर टी.ई. रेवेनसा के नाम से रखा गया। यह वर्ष 2006 में एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ था। उड़ीसा के शिक्षा एवं राजनीतिक क्षेत्रों में प्रमुख रहा है। यह रेवेसा ने ओडिशा में महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया, जिसके कारण कटक गर्ल्स स्कूल की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर रेवेनसा हिंद गर्ल स्कूल कर दिया गया। अब हम लोग अगले फैक्ट्स को देखते हैं। तो अगला फैक्ट्स है ऑपरेशन कवच 5.0 का लक्ष्य पदार्थों की तस्करी के बारे में है। यह इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तहत ऑपरेशन कवच 5.0 शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजधानी में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां और बरामदगी हुई। इस अभियान ने कई तस्करों को भूमिगत तरीकों से काम करने के लिए बाध्य कर दिया है तथा वे बड़े पैमाने के बजाय कारों और रेलगाड़ियों के माध्यम से छोटे पैमानों पर माल परिवहन करने लगे हैं। तस्कर अब महिलाओं और बच्चों को प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तथा शहर की सीमा के बाहर गोदाम बना रहे हैं। ऑपरेशन कवच दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख मादक पदार्थ विरोधी पहल है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक मादक पदार्थों की तस्करी पर ध्यान केंद्रित करना तथा मादक पदार्थों की तस्करी और वितरण में शामिल व्यक्तियों को पकड़ना है। इसका उद्देश्य युवाओं और बच्चों पर मादक पदार्थों की लत के हानिकारक प्रभावों से निपटना है। यह अभियान दिल्ली पुलिस की सभी जिला इकाइयों के समन्वयन से शुरू किया गया। इस अभियान में अपराध शाखा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी शामिल है। इसमें मादक पदार्थों के खतरे के लिए भारत द्वारा की गई पहल क्या है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान नशीली दवाओं की मांग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम किया गया है। अगले फैक्ट्स को देखते हैं। अगला फैक्ट्स है एग्रीश्योर योजना। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने नई दिल्ली में एग्रीश्योर यानी कि स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष योजना का अनावरण किया, जो भारत के कृषि परिदृश्य को बदलने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम में एग्रीश्योर ग्रीनाथन पुरस्कार भी प्रदान किया गया, जिसमें शीर्ष तकनीक संचालित कृषि स्टार्टअप को मान्यता दी गई। एग्रीश्योर 750 करोड़ रुपए का एक अभिनव मिश्रित पूंजी कोष है, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के साथ श्रेणी वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकृत है, जिसमें भारत सरकार
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड और निजी निवेशक का योगदान है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी संचालित उच्च जोखिम उच्च प्रभाव वाले उपक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एग्रीश्योर को कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम में विकास को बढ़ावा देने तथा नवाचार को बढ़ावा देना है। एग्रीश्योर ग्रीन थॉर्न पुरस्कार ने कृषि मूल्य श्रृंखला में किसानों के सामने आने वाले चुनौतियों का समाधान करने के लिए तकनीक केंद्रित समाधान विकसित करने वाले सबसे नवीन स्टार्टअप को मान्यता दी है। विजेताओं में 2000 स्टार्टअप में से ग्रीनसेपियों यानी कि विजेता, कृषि क्रांति यानी कि उपविजेता और एम्ब्रोनिक्स यानी द्वितीय उपविजेता शामिल हैं, जिनकी कुल पुरस्कार राशि 6 लाख रुपए है। कृषि तकनीक से संबंधित पहल इसमें दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है आइए जानते हैं। डिजिटल कृषि मिशन, एग्रीस्टेक और एकीकृत किसान सेवा मंच। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश पर्व मनाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश वर्ष के अवसर पर शुभकामनाएं दी। प्रकाश पर्व यह वर्ष 1604 में अमृतसर में नवनिर्मित स्वर्ण मंदिर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है, के प्रथम प्रकाश उद्घाटन समारोह की स्मृति में मनाया जाता है। आदि ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ का अर्थ क्या है, तो पहली पुस्तक जो गुरु अर्जन देव, जो 10 गुरुओं में से 5वें द्वारा वर्ष 1604 में रचित सिख धर्म ग्रंथों का प्रारंभिक संकलन है। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का पहला संस्करण है, जो सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1704 से 1706 के दौरान ग्रंथ में और पवित्र शब्द जोड़े। वर्ष 1708 में अपने प्रस्थान से पूर्व उन्होंने आदि ग्रंथ को शाश्वत गुरु घोषित किया और सभी सिखों और गुरु ग्रंथ साहिब को अपना अगला व शाश्वत गुरु मानने का आदेश दिया। तब इसका नाम बदलकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब कर दिया गया। आदि ग्रंथ में कबीर, रविदास, नामदेव और शेख फरीद सहित 36 हिंदू तथा मुस्लिम लेखकों की रचनाएं शामिल हैं। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।